मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। स्पीडी करंट अफेयर की सीरीज़ में हम लोग दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर को देख रहे थे। तो आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे जो अभी नया वाला आया है 2021-22 वाला, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। बहुत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सब कृपया इसे अच्छे से सुनेंगे और इसे याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 जनवरी 2021 को संसद में पेश किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार किया गया तथा वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन द्वारा जारी किया। देखिए फ्रेंड, इनको तैयार किया गया था संजीव सान्याल के द्वारा, ठीक है, लेकिन इनको जारी किया गया जो अभी वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। ध्यान रखिएगा इनका नाम। अभी हमारे भारत में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है दोस्तों? इकोनॉमिक एडवाइजर, तो वो है अनंत नागेश्वरन। तो तैयार किया गया था दोस्तों संजीव सान्याल के द्वारा और जारी किया गया अनंत नागेश्वरन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय त्वरित दृष्टिकोण है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। इस बार के इकोनॉमी सर्वे का थीम क्या है? त्वरित दृष्टिकोण, ठीक है ना। एक्सेलरेटेड व्यू, जो फीडबैक वास्तविक निष्कर्षों के तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं, सुरक्षा संबंधी उपायों पर आधारित है। चलिए दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से 8.5% बढ़ने के अनुमान है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, मतलब इस वित्त वर्ष में कितना अनुमान लगाया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी? तो 8 से 8.5% तक। वित्त वर्ष 2020-21 में 7.3% गिरावट के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.2% बढ़ने का अनुमान है, ठीक है फ्रेंड। आप सब जानते होंगे कि कोविड काल में मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो 7.3% नीचे गिर गई थी। तो 2021-22 में ये कितना 20-21 में 7.3% नीचे हो गई थी और 21-22 में कितना बढ़ा है? तो 9.2%। कितना बढ़ा है फ्रेंड? 9.2%। ये इसीलिए अनुमान बोला जाता है ना फ्रेंड, क्योंकि अभी वित्त वर्ष खत्म नहीं ना हुआ, आज लास्ट डे है ना इस फाइनेंस ईयर के खत्म होने का, इसीलिए अनुमान लिखा जाता है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे इस साल के लिए। तो देखिए फ्रेंड, मतलब ऐसे आप याद रखिए ना कि 2020 में कोविड के कारण हम लोग की अर्थव्यवस्था 7.3% नीचे चली गई थी, लेकिन फिर हम लोग रिकवर किए और 2021 में हमारी अर्थव्यवस्था ने 9.2% के साथ बढ़ोतरी की। उसके बाद कृषि और संबंध क्षेत्रों में 3.9% वृद्धि हुई है। कितना हुआ है कृषि क्षेत्र में फ्रेंड? 3.9% की वृद्धि हुई है। उद्योग क्षेत्र में 11.9% की और सेवा क्षेत्र में 8.2% की। ये डेटा एकदम एग्जैक्ट इसी तरह याद रखिएगा फ्रेंड। कृषि में 3.9%, उद्योग में 11.9% और सेवा क्षेत्र में 8.2%। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे हुए फ्रेंड्स? उद्योग क्षेत्र में, ठीक है ना, और सबसे कम वृद्धि हुई है कृषि क्षेत्र में। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की वृद्धि हुई है। खैर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत अगले 3 साल तक दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 67.2% की वृद्धि हुई है। तो देखिए फ्रेंड, अब मतलब पिछले साल 2021 में केंद्र सरकार की राजस्व जो प्राप्त होता है केंद्र सरकार को, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 67.2% की। सालाना आधार पर अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में 50% राज्य की बढ़ोतरी 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उसके बाद है 2021-22 में पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर $65.5 बिलियन हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 2021-22 की जो पहली छमाही होती है ना, मतलब 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है, तो पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह होता है, ये बढ़ के अब कितना हो गया है भारत में? तो $65.6 बिलियन हो गया है, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार $633.6 बिलियन है। बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। भारत में भी विदेशी मुद्रा भंडार जो है फॉरेन ट्रेड
फॉरेन करेंसी वाला स्टोर, वो कितना है अभी, तो वो है 633.6 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये डेटा एकदम याद रखेंगे। 2021-22 में जीडीपी की तुलना में सामाजिक सेवाओं पे व्यय बढ़ के 8.6% हो गया है, जो 2014-15 में मात्र 6.2% था। देखिए फ्रेंड, जो सामाजिक सेवाओं पे सरकार व्यय करती है ना, सोशल सर्विसेज पे, तो वो अब 8.6%, जीडीपी मान लीजिए 100 है रुपये है, तो उसमें 100 रुपये में 8.6 रुपये जो है वो सरकार कहाँ पे व्यय कर रही है, सोशल सर्विसेज में। ठीक है, और ये व्यय जो था 2014-15 में 6.2% ही था। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है। तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज वाला जो है उसमें भी भारत जो है वो पूरे विश्व में चौथे स्थान पे है। पहले पे कौन है, चीन, दूसरे पे जापान और तीसरे पे स्विट्जरलैंड। उसके बाद 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में 9.2% की वृद्धि हुई है। 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निगम IPO जो हैं, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं ना फ्रेंड, के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपए जुटाए गए, जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष से ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड 75 IPO लाया गया, जिसके तहत सरकार ने कितना रुपया जुटाया है, तो 89,066 करोड़ रुपया सरकार ने जुटाया है। ठीक है, IPO का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद है 2021-22 में CPIC मुद्रास्फीति घट के 5.2% रह गई है। 2021-22 में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 2.9% के निचले स्तर पे है। 2020-21 के नीति आयोग SDG इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड पे भारत का ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर 66 पे पहुंच गया है। ये स्कोर 2019 में 60 था और 2018 में 57 था। तो याद रखिएगा फ्रेंड, SDG इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड पे भारत का ओवरऑल स्कोर अब कितना हो गया है, 66। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन वाला देश है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा वन जो है वो कहाँ पे है, तो जो टॉप 10 है ना, उसमें भी भारत जो है वो 10वें स्थान पे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला है फ्रेंड, अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन 2021 अधिसूचित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम लाया गया है 2021 में को अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। ये ध्यान दीजिएगा, कब तक लक्ष्य रखा गया है, 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 2021 में ग्लासगो में आयोजित पक्षों के 26वें सम्मेलन COP26 में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए जाने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री ने 2021 में ग्लासगो में जो हुआ है 26वां COP, ग्लासगो स्कॉटलैंड में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 26 नंबर वाला, उसमें प्रधानमंत्री ने 2030 तक जो मतलब SDG हम लोग लक्ष्य हासिल करने वाले हैं, इनके लक्ष्यों की घोषणा की है। उसके बाद देश के कुल मूल्यवर्धन में 18.8% की वृद्धि हुई है। इस तरह 2020-21 में 3.6% और 21-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई। खैर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज को और बढ़ा दिया है। 2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले वर्षों में पशुधन क्षेत्र में 8.15% के CAGR से बढ़ा है। 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIPP बढ़कर 17.4% हो गया है। ये ध्यान देंगे फ्रेंड, 2021 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बढ़ के कितना हो गया, 17.4%। 2020-21 में रेलवे पूंजीगत व्यय बढ़ के 1,55,181 करोड़ रुपए हो गया है और 2021-22 में इसे बढ़ाकर 2,15,058 करोड़ रुपए किया गया है, जो 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना है। ठीक है दोस्तों, तो 2021 वाला मत याद रखिएगा। रेलवे में जो पूंजीगत व्यय होता है ना, रेलवे पे खर्च, ये 2021-22 में कितना किया गया है दोस्तों, 2,15,058 करोड़ रुपया। ठीक है, उसके बाद है वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड, मतलब हर एक दिन कितना सड़क निर्माण किया जा रहा है
रहा है भारत में, तो 36.5 किलोमीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान दीजिएगा। ये 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन ही था। इस प्रकार पिछले साल की तुलना में कितने % की बढ़ोतरी हुई है? 30.4% की। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र में $16.7 बिलियन से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, जो भारत में कुल FDI प्रवाह का लगभग 54% है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, मतलब पहली छमाही में सेवा क्षेत्र में कितना FDI आया है? तो $16.7 बिलियन। भारत, अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन है? भारत। फर्स्ट पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना। उसके बाद 44 राष्ट्रीय स्टार्टअप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया है, जिससे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की कुल संख्या 83 हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए यूनिकॉर्न जो मतलब यूनिकॉर्न वाले जो स्टार्टअप्स है ना, 2021 में 44 नए ऐसे स्टार्टअप्स बने हैं और अब भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या 83 हो गई है। 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 टीके से 157.94 करोड़ खुराक दी जा चुकी है, जिसमें 91.39 करोड़ पहली और 66.05 करोड़ रुपए दूसरी खुराक शामिल है। कुल प्रजनन दर 2019 से 21 में घटकर 2 हो गई है, जो 2015 से 16 में 2.2 थी। ठीक है ना फ्रेंड, प्रजनन दर जो है मतलब महिला कितने बच्चे को जन्म दे रही है, ये 2015-16 में 2.2 था, लेकिन अब ये घट के 2 ही रह गया है। 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई है। जुलाई 2021 से GST संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। ठीक है फ्रेंड, अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान कॉर्पोरेट कर संग्रह, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन जो होता है फ्रेंड, में 90% की वृद्धि देखी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ 2020-21 के 14,688 करोड़ रुपए से बढ़ के अभी 2021-22 में 31,144 करोड़ रुपए हो गया है। दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.6% थी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति कितनी थी, मतलब महंगाई, तो 5.6% थी। जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले जल जीवन हर घर जिले बन गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो पूरे देश में 83 जिला है ना, वो हर घर जल वाला जिला बन गया। मतलब 83 जिले ऐसे हैं जहाँ पे हर एक घर में जल की सुविधा है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।